हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स एक तरह से हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, उसके पिलर्स हैं और हमारी लाइफ में भी इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा होती है। और ये टॉपिक हमारी हर क्लास में 6 to 10 तक हमेशा आता है। और उसके अलावा भी ये मतलब हर जगह पे ये इम्पोर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस हर तरह से आते हैं। बेसिक जनरल नॉलेज में अक्सर इसी टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सभी क्लासेस के लिए ये टॉपिक है, सभी के लिए है, सबके लिए ये बेनिफिशियल होगा। तो सब बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे। द फंडामेंटल राइट्स। ओके, जैसे ये पिक्चर से ही आपको पता चल रहा होगा कि हमारे कौन कौन से राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट देखो, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम टू रिलीजन, एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल। आगे हम एक एक करके इन फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे। तो उससे पहले सब एक एक राइट्स के बारे में पढ़ने से पहले इन सब का एक बार मीनिंग भी देख लेते हैं कि राइट क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट्स? राइट्स लिटरली मीन those freedoms which are essentially for personal good as well as the good of the community. Fundamental rights क्या हैं? These are essential human rights that are offered to every citizen, irrespective of caste, race, creed, place of birth, religion, or gender. These are equal to freedoms, and these rights are essential for personal good and the society at large. So, ये तो थी डेफिनेशन फंडामेंटल राइट्स की और राइट क्या होता है। अब हम देखेंगे कि हमारे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स: right to equality, right to freedom, right to freedom from exploitation, right to freedom against exploitation, the right to freedom of religion, the cultural and educational rights, the right to constitutional remedies. अब इन एक एक राइट को हम एक एक करके हम अच्छे से पढ़ते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला हमारा जो राइट है, राइट टू इक्वालिटी। ये जो राइट है हमारे संविधान में आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक है। जितने आर्टिकल हैं उतनी तरह की यहाँ पे हमें इक्वालिटी दी गई है। सो ये क्या इंक्लूड करता है? इट इंक्लूड्स इक्वालिटी बिफोर लॉ, prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, place of birth, equality of opportunity in matters of employment, then abolition of untouchability, abolition of titles. So हर तरह की आज़ादी है इसमें, हर सिटीजन को दी गई। आर्टिकल 14 to 18 तक राइट टू इक्वालिटी में आता है। आर्टिकल 14 वाला जो पार्ट है, यहाँ से आप देख सकते हो आर्टिकल 14, इसके अंदर आ जाता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि कानून के आगे, लॉ के आगे एवरीबॉडी इज इक्वल। कोई भी कानून के आगे बड़ा या छोटा, अमीर, गरीब, लो कास्ट, हाई कास्ट, कलर या किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। ये है आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन on grounds of only of religion, race, caste, sex and place of birth. इन किसी भी चीज के आधार पे किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती। ओके, ये है आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग। देन आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। चाहे कोई भी हमारी एम्प्लॉयमेंट जॉब्स निकलती हैं, उसमें किसी भी बेसिस पे किसी के भी साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। ईच एंड एवरी पर्सन विल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी। ओके, ये था आर्टिकल 16। आर्टिकल 17, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अनटचेबिलिटी क्या है? दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और अनटचेबिलिटी यानी कि स्पेशली कुछ लोगों को हम लो कास्ट होने की वजह से उनको बिल्कुल ही अपनी सोसाइटी से, अपने समाज से एक्सक्लूड कर देते हैं। तो हम अपने लिए अनटचेबल समझते हैं कि इनसे दूर रहना चाहिए, इनको टच भी नहीं करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हमारे स्पेशली आज़ादी से पहले या आज़ादी से पहले, संविधान बनने से पहले बहुत ही ज़्यादा ये प्रैक्टिस थी अनटचेबिलिटी के। कुछ लो कास्ट पीपल जो थे उनको गांव के अंदर
रहने तक की आज़ादी नहीं थी। गांव के बाहर उनके घर होते थे, कॉमन वेल से या वाटर का सोर्स था, वहां से पानी नहीं भर सकते थे। मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, कुछ भी है, वहां पे उन लोगों को आना जाना अलाउड नहीं था। ठीक है ना, तो बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन थी। और हमारा संविधान बनने के बाद, आज़ादी के बाद, इसको कानूनन एक कानूनी अपराध घोषित किया गया। अगर कोई ऐसी भी अनटचेबिलिटी करता है तो इसके ऊपर पूरी मनाही है, सो बिल्कुल प्रोहिबिशन है इसके ऊपर। ये किस आर्टिकल के अंडर आता है? आर्टिकल 17 के अंदर ये आता है। इसके अलावा आर्टिकल 18 में किसी को भी स्पेशल राइट्स नहीं मिलेंगे उनके पुराने किसी टाइटल की वजह से, मिलिट्री या एकेडमिक डिस्टिंक्शन जो पहले समय में ब्रिटिश राज के समय में होता था। हमारे संविधान के अकॉर्डिंग हर तरह के जो टाइटल्स मिल जाते थे उन सब को रिमूव कर दिया गया, उन सब की एबोलिशन कर दी गई। आर्टिकल 18 मीन्स एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शंस आर हाउएवर एग्जेम्प्टेड। ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं। सो आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू 18 तक आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये था हमारा फर्स्ट आर्टिकल, फर्स्ट राइट। देन राइट टू फ्रीडम। जो हमारा राइट टू फ्रीडम है ये आर्टिकल 19 से लेके 22 तक है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, 21 एंड 22, इस तरह से इसमें इसको शामिल किया गया है। तो जो फ्रीडम है इसको अलग अलग आर्टिकल में लिया गया है। देखिए, राइट टू फ्रीडम मीन्स कौन कौन सी फ्रीडम है हमारी? बहुत सारी तरह की फ्रीडम है, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपने विचारों को हम व्यक्त कर सकते हैं, हमें अधिकार है। किसी भी जगह पे हम लोग अपनी असेंबली, अपना ग्रुप, कोई एसोसिएशन बना सकते हैं। मूवमेंट, हम कंट्री के किसी भी जगह में अपने देश में आ सकते हैं, जा सकते हैं, वहां पे कोई भी काम कर सकते हैं, कहीं पे भी हम रह सकते हैं। ठीक है, कोई भी वहां पे जाके काम कर सकते हैं। दिस इज अ फ्रीडम। ये जो हमारी फ्रीडम्स हैं इनको भी अलग अलग आर्टिकल में अलग अलग फ्रीडम्स जो हैं शामिल की गई हैं। आर्टिकल 19 में 6 तरह की फ्रीडम को शामिल किया गया है। जैसे कि ये यहाँ पे आप देख रहे हो, और ये है आर्टिकल 19। इसमें देखिए 6 तरह की फ्रीडम है। कौन सी? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, freedom of residency and settlement, freedom of profession, occupation, trade and business। So ये 6 तरह की फ्रीडम है आर्टिकल 19 के अंडर आती। ये इसके अंदर ये जो 6 तरह की फ्रीडम है यहाँ पे प्रॉपरली लिखा हुआ है। ये 9(1), 9(2), 9(8) किस तरह से उसके अंदर आता है, ये पे नोट डाउन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन आर्टिकल 20 में आता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। किसी भी तरह के जो ऑफेंसेस होते हैं, कोई भी हम कुछ भी करते हैं, उनके लिए जो भी आपकी प्रोटेक्शन है उसके अंडर आप लोग कर सकते हो आर्टिकल 20 में। 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जो भी हमारी लाइफ के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, पर्सनल आज़ादी के लिए, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, जो चीज़ें हमारे जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, बेशक हम लोग उसे अफोर्ड ना भी करें, वो हमें मिलनी चाहिए। ये किसकी ड्यूटी है? गवर्नमेंट की। जैसे हम किसी जगह पे रह रहे हैं, वहाँ पे क्लीन और साफ पीने योग्य पानी अवेलेबल करवाना ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। खाना हमें अवेलेबल हो सके, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना कि इजीली लोग उसको अफोर्ड कर सकें, गवर्नमेंट की ड्यूटी है। ये राइट टू लाइफ के अंडर आ जाता है। अब तो राइट टू एजुकेशन जो है इसके अंदर ही आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अंदर ही, क्योंकि सही तरह से जीने के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, उसको भी आर्टिकल 21 में शामिल किया गया है। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। बहुत सारे, जैसे पुलिस है किसी को अरेस्ट करती है, वहाँ पे भी हमारे कुछ राइट्स होते हैं। पुलिस को ये बताना होता है कि वाई वी आर अरेस्टेड, और एक लिमिटेड टाइम होता है कि पुलिस जो है आपको उससे ज़्यादा जेल में नहीं रख सकती। उनको सब प्रॉपर टाइम के अंदर अंदर उसको आपको कोर्ट में पेश करना होता है, और आपके साथ कोई भी फिजिकली मारपीट ऐसा नहीं कर सकती। ये जो कुछ राइट्स हैं ये आते हैं आर्टिकल 22 के अंदर। ये था हमारा राइट टू फ्रीडम फ्रॉम आर्टिकल 19 टू 22। उसके बाद हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इंसानों की एक्सप्लॉयटेशन किस तरह से होती है? 2 तरह से होती है। देखिए, छोटे बच्चों को काम में लगाना, जिसको चाइल्ड लेबर कह देते हैं। जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे हो
या डोमेस्टिक कामों में लगाना, इस तरह से पढ़ाई ना करवाना, ये चीज़ें आ जाती हैं। और बहुत सारी जगहों पे तो बच्चों का व्यापार, लोगों का व्यापार भी किया जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है। ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। इसके अगेंस्ट ही जो राइट मिलता है उसको कहते हैं राइट टू फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये भी दो आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल 23, ये आर्टिकल 23 एंड 24 में आता है हमारा राइट टू फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 में आता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर भी नहीं करवाई जा सकती। देन आर्टिकल 24 में क्या आता है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, बच्चों को किसी भी फैक्ट्रीज में या कहीं पे भी काम पे लगाना वो भी सही नहीं है, वो भी कानून के अगेंस्ट है, तो भी आपको जबरदस्ती किसी को ऐसे नहीं लगा सकता। तो ये था हमारा राइट टू फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मीन्स कि all Indians have right to choose any religion whatever they want. Nobody can force them to adopt a specific religion. We all are free. Country will not have its own religion. कोई official religion country का नहीं होगा. All Indians are free to choose any religion. So ये fundamental right है, right to freedom of religion. ये आता है आर्टिकल 25 से लेके 28 तक। आर्टिकल 25, 26 एंड 27 एंड 28 ये अलग अलग तरह की रिलीजियस फ्रीडम आपको देता है। जैसे कि आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग फ्रीडम टू प्रोफेस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन, कि आप किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं। नोबडी कैन फोर्स यू टू पोजेस एनी स्पेसिफिक रिलीजन, कोई भी रिलीजन को अपना सकते हो, ये आर्टिकल 25 के अंडर आता है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, अपने धार्मिक जो काम है, धर्म से रिलेटेड आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं, यू कैन डू दैट, यू आर फ्री टू प्रैक्टिस योर रिलीजियस अफेयर्स, दिस इज अंडर आर्टिकल 26। एंड फ्रीडम नॉट टू पे टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी भी रिलीजन की प्रमोशन के लिए कोई भी किसी भी तरह का आपसे कोई टैक्स नहीं ले सकता, ये आर्टिकल 27 में आता है। आपको पता है आज़ादी से पहले जैसे मुगल एम्पायर था, उस समय लोगों को ऊपर जैसे धर्म के बेसिस पे कर लगता था, टैक्सेस लगते थे, जजिया कर, ऐसे करके कई तरह के कर होते थे, टैक्सेस होते थे जो रिलीजन के लिए लगते थे, अलग अलग नामों से जाने जाते थे, ठीक है। सो उसके अलावा हम बात करते हैं आर्टिकल 28 में जो आता है, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 28 किसी भी गवर्नमेंट या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहां पे कोई भी धर्म से रिलेटेड कोई पढ़ाई नहीं होगी, धर्म से किसी भी वो रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकता। जैसे हमारा स्कूल है या कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट एजुकेशनल या कोई भी इंस्टीट्यूशन, दे कैन नॉट रिप्रेजेंट एनी स्पेसिफिक रिलीजन। उस दिन गवर्नमेंट हॉलीडे होती है जब कोई भी रिलीजियस फंक्शन होता है, कोई भी धार्मिक समारोह हम स्कूलों में या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं कर सकते, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में नहीं कर सकते। ये किस आर्टिकल के अंडर आता है, आर्टिकल 28(1). Then in private educational institutions, religious education not against the will. किसी को चाहे कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे किसी की जो धार्मिक किसी भी धर्म के अगेंस्ट हम कुछ नहीं बोल सकते या जबरदस्ती किसी के ऊपर भी कोई धर्म हम थोप नहीं सकते। यह है आर्टिकल 28 उसके अंडर आता है। तो इस तरह से आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28 आते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके, यहाँ पे मुझे एक वर्ड याद आ रहा था, जो धर्म से रिलेटेड टैक्सेस देने पड़ते थे, एक जजिया कर होता था जो हिंदूज के ऊपर लगाया जाता था, उनको अलग धर्म होने की वजह से, लेकिन मुस्लिम्स ने उनके ऊपर भी अपने स्पेसिफिक रिलीजन को एक्सपेंड करने के लिए, प्रमोट करने के लिए उनके ऊपर अलग अलग जो है टैक्सेस लगाए जाते थे, जिनके अलग अलग नाम होते थे। आगे हम नेक्स्ट हमारा जो फंडामेंटल राइट है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो होते हैं, ये आते हैं आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 के अंदर।
कौन कौन से कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं? सबसे पहले कल्चरल की अगर हम बात करें, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, जैसे माइनॉरिटी लाइक ट्राइबल्स, इनके जो प्रैक्टिसेस हैं, इनके जो भी कल्चरल इनके ट्रेडिशंस हैं, कोई भी इनको इनके जो कल्चरल ट्रेडिशंस हैं उनको करने से कोई रोक नहीं सकता। दे आर फ्री टू प्रमोट, दे आर फ्री टू प्रैक्टिस देयर कल्चरल एक्टिविटीज। Any community which has a language and a script of its own has the right to conserve and develop it. So nobody can stop this. हम अपने कल्चर को अच्छे से प्रमोट कर सकते हैं, कोई भी उसको रोक नहीं सकता। कल्चरल राइट है ये। देन एजुकेशनल राइट्स हैं, नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट फॉर एडमिशन इन स्टेट और स्टेट एडेड इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशन में भी किसी भी स्कूल में आपने एडमिशन लेनी है, किसी भी अदर स्टेट में लेनी है, कोई भी आपको मना नहीं कर सकता। ओके, कौन सा आपने कोई भी मीडियम रखना है पढ़ाई में, यू आर फ्री टू चूज योर मीडियम। जबरदस्ती कोई आपके ऊपर थोप नहीं सकता, कोई भी चीज़ एडमिशन से मना नहीं कर सकता। ये जो एजुकेशनल राइट्स हैं ये हमें अधिकार देते हैं कि हर 6 से लेके 14 ईयर्स तक का हर एक बच्चा, दे हैव राइट टू बी एजुकेटेड। ओके, इस तरह से राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्पेशली यहाँ पे माइनॉरिटी की एजुकेशन के फेवर में है आर्टिकल 30। हमारा लास्ट वाला जो राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, देखिए दिस इज अंडर आर्टिकल 32। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 was called the very soul of constitution and the very heart of it। एक तरह से इसको हमारे संविधान का दिल या इसकी आत्मा कहा जाता है। किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? देखिए, ये जो हमारा राइट है, अगर गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी, कोई भी नया रूल अगर किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट को एक्सप्लॉइट करता है, उसका नुकसान करता है, तो वो कोर्ट में जाके सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। सिटीजन कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 32(1) में आता है ये। द सुप्रीम कोर्ट हैज द राइट टू इशू रिट्स इन द नेचर ऑफ हैवियस, जो भी अलग अलग एक्टिविटीज जो गवर्नमेंट करती है, हमारे किसी भी तरह से हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट्स का अगर एक्सप्लॉइटेशन गवर्नमेंट की किसी एक्टिविटीज की वजह से होता है, देन सुप्रीम कोर्ट जो है उसको वहीं पे स्टॉप कर सकता है, वहीं पे रिट कर सकता है, उसके ऊपर स्टॉप लगा सकता है उसको वहीं के वहीं। ठीक है, एंड द इंडियन पार्लियामेंट कैन पावर एनी कोर्ट टू इशू नोटिस विद इन इट्स jurisdiction without infringing or influencing the powers of Supreme Court. The state cannot suspend the right to constitutional remedies except in cases provided by the Constitution. आर्टिकल 32 का 4th पार्ट। तो ये पूरा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है आर्टिकल 32 में आता है, जिसके अलग अलग पार्ट है। आर्टिकल 32(1), 32(2), 3 and 4, इस तरह से ये थे हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आई थिंक ये जो है हमारे इस आर्टिकल से संबंधित हमारे राइट से संबंधित पूरी इंफॉर्मेशन इसमें अवेलेबल है। आई थिंक जो हमारी क्लास 6 से लेकर 10 तक के बच्चों को फंडामेंटल राइट्स के बारे में चाहिए तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, जो लिखा है उसको भी ध्यान से पढ़ सकते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से हमने पढ़ा हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में, और किस तरह से ये किस किस आर्टिकल में आते हैं, किस आर्टिकल में कौन सा राइट है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आती हैं। सब ने ये वीडियो को ध्यान से देखना है, और सभी क्लासेस वालों को मैं ये भेज रहा हूँ, हमारे 6 से लेकर 10 तक क्लासेस को। अगर किसी को भी मतलब ये सोचना कि ये हमारी क्लास में ये चैप्टर नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये इंक्लूड है सभी की बुक्स में 6 से लेकर 10 तक। तो सब इसको ध्यान से देखेंगे। ओके, एवरीबॉडी जो है इसको देखेगा, और अगर आप में से किसी ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको जल्दी से सब्सक्राइब करो, सो दैट कि आपकी एसएसटी सब्जेक्ट से संबंधित जितनी भी वीडियोस हैं यहाँ पे मैंने डाली है, उसको जब आप चाहो उसको अगेन एंड अगेन देख सकते हो, सो दैट कि उस टॉपिक को आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही। टेक केयर और पढ़ते रहिए, अपना काम जो मिला है उसको टाइम टू टाइम करते रहिए। ओके।
पढ़ाई से जुड़े रहिए, स्पेशली अपनी जो नोटबुक्स हैं क्लास 6 to 10 जो भी आपको काम करवाया है, मेक श्योर कि वो काम आपकी नोटबुक्स कंप्लीट हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तक के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।